जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत और चीन के बीच वर्ष 1962 में हुए युद्ध पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 6 में आज बात करेंगे 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के उन 120 जवानों की जिन्होंने कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 60 साल पहले आज ही के दिन लद्दाख के रेजांगला में 1000 से ज्यादा चीनियों को मौत की नींद सुला दिया था और आखिरी सांस, आखिरी गोली तक लड़ते हुए 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। बात है 18 नवंबर 1962 की। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी परमवीर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लद्दाख के रेजांगला पर तैनात थी। रेजांगला पूर्वी लद्दाख में तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। इसके उत्तर में स्पेंगुर झील है और यह चुशुल सेक्टर का हिस्सा माना जाता था। चुशुल सेक्टर के 40 किलोमीटर बॉर्डर की जिम्मेदारी थी 114 ब्रिगेड की, जिसके कमांडर थे ब्रिगेडियर टीएन रैना। ब्रिगेडियर रैना का अनुमान था कि चीन स्पेंगर गैप से आएगा और चुशुल एयर स्ट्रिप पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। चुशुल एक गांव है जिसके निकट एक महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप बनी थी। आज भी यह ऐसा क्षेत्र था जहां पहुंचने के लिए उन दिनों सड़क नहीं थी। उसी आधी अधूरी बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान उतरते थे, जिनके जरिए न केवल सैनिक बल्कि तोप, मशीन गन, मोर्टार जैसे हथियार लाए जाते थे। राशन और गोला बारूद भी विमानों द्वारा ही पहुंचाया जाता था। यदि चुशुल की हवाई पट्टी पर दुश्मन का कब्जा हो जाता तो लद्दाख को चीन से बचाना लगभग नामुमकिन था। दोस्तों, 18 नवंबर 1962 को रेजांगला पे क्या हुआ था उसको इस मैप की मदद से समझेंगे जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। क्या है ये? देखिए, ये चुशुल है। इस चुशुल के पास एयर स्ट्रिप थी। चूंकि दुश्मन को चुशुल एयर स्ट्रिप पर कब्जा करना था, ऐसा अनुमान था हमारा, तो इस जगह को बचाने के लिए, एयर स्ट्रिप को डिफेंड करने के लिए उत्तर में या तोकुंग पे यहां 1 जाट लाइट इन्फेंट्री तैनात थी। दुश्मन अगर उत्तर की तरफ से आए तो ये संभालेंगे और अगर दक्षिण की तरफ से जाए तो यहां तसाका पर यहां 5 जाट तैनात थी। तो यहां 1 जाट लाइट इन्फेंट्री और यहां 5 जाट। और दुश्मन यहां तक पहुंचेगा कहां से? अनुमान यह था कि वो स्पेंगुर गैप से आएगा। अब स्पेंगुर गैप कहां है, चलिए देख लेते हैं। यह है तिब्बत और यह है बॉर्डर। यहां से दुश्मन आएगा, इस जगह को स्पेंगुर गैप कहते हैं। यह है स्पेंगुर झील। इसके उत्तर से यहां से दुश्मन आएगा, इस जगह को कहते हैं स्पेंगुर गैप। तो यहीं उसको इंटरसेप्ट करने के लिए नीचे ये मगर हिल है। इस मगर हिल पे कौन है? 13 कुमाऊं की 2 कंपनी ब्रावो और डेल्टा। और इसके उत्तर में है गुरुंग हिल। गुरुंग हिल पर कौन तैनात है? यहां है 18 गोरखा। तो स्पेंगुर गैप के ठीक उत्तर में गुरुंग हिल पर 18 गोरखा और इसके दक्षिण में मगर हिल पर कौन है? यहां 13 कुमाऊं की ब्रावो और डेल्टा कंपनी। इनसे भी अगर दुश्मन आगे निकल जाता है तो यहां 5 जाट हैं और अगर उत्तर की तरफ से आया तो वहां 1 जाट लाइट इन्फेंट्री है। लिहाजा चुशुल एयर स्ट्रिप को डिफेंड करने के इंतजाम कर रखे हैं, इस अनुमान के साथ कि दुश्मन इधर से आएगा। चूंकि ब्रिगेडियर रैना मानते थे कि रेजांगला से होके नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा कि रेजांगला वाला रास्ता लंबा होता दुश्मन के लिए। यहां से अगर वो एंटर करता है, ये है रेजांगला, यहां से होके अगर वो जाता है चुशुल तक तो ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता लंबा है, लिहाजा छोटा रास्ता लेगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन जरूरी नहीं है दुश्मन उसी तरह चले जैसे आप सोचते हैं। हमने रेजांगला को कुछ नेग्लेक्ट कर दिया था। यहां रेजांगला को डिफेंड करने के लिए यहां सिर्फ एक कंपनी है, 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी। सिर्फ 120 जवान हैं और इनके पास 4 किलोमीटर चौड़ा मोर्चा है। 120 जवान, 4 किलोमीटर का मोर्चा है। और कैसे तैनात थे ये लोग? देखिए, एक कंपनी है, एक कंपनी में 3 प्लाटून है। प्लाटून नंबर 7, 8 और 9। जो प्लाटून नंबर 7 थी वो यहां
7 है और इससे लगभग 3000 गज नीचे दक्षिण की तरफ, ठीक इस रेजांग दर्रे के ठीक बीचों बीच यहां प्लाटून नंबर 8 है और इसके पीछे प्लाटून नंबर 9 है और उसके पीछे कंपनी का कमांड पोस्ट है। इस कमांड पोस्ट पे यहां बैठे हैं मेजर शैतान सिंह, तैयार एकदम दुश्मन से लोहा लेने के लिए। ब्रिगेडियर रैना ने कहा कि अगर रेजांगला के रास्ते दुश्मन हमला करे और चार्ली कंपनी अकेले अगर नहीं निपट पाती है तो हम आर्टिलरी की कोई मदद नहीं भेज सकेंगे इतनी दूर से तुरंत, लिहाजा संकट बढ़े तो आप पीछे आ जाइएगा, ऐसा आदेश था। लेकिन ना मेजर शैतान सिंह इसके लिए तैयार थे और ना उनके वीर अहीर सिर पर कफन बांध के पहुंचे थे रेजांगला पे। रात को तापमान गिरकर -24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसे में समस्या यह थी कि राइफल का ट्रिगर मेटल का बना होने के कारण बेहद ठंडा था और नंगी उंगलियों से देर तक जब इसको छुआ जा रहा था तो कोल्ड बर्न हो रहा था और अगर ग्लव्स पहने तो उंगली ट्रिगर गार्ड में नहीं जा पाती थी। उस हालात में रात को 3:35 पर चीनियों ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। इधर बमबारी शुरू कर दी चीनियों ने। इसमें तोपों का इस्तेमाल किया, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, आरसीएल गन्स और हैवी मोर्टार से चीनियों ने बमबारी की। चीनियों के उस हमले में एक 3 इंच का मोर्टार डैमेज हो गया। कितने थे? कुल मिला के 2-3 इंच के मोर्टार थे इनके पास, उनमें से भी एक डैमेज हो गया और उसको ऑपरेट करने वाले 3 जवान शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह ये सोचकर हैरान थे कि चीनियों को हमारे मोर्टार सेक्शन की लोकेशन की इतनी सटीक जानकारी कैसे हुई। बाद में पता चला कि चीनी तो कई महीने पहले ही घुसपैठ कर चुके थे। जब भारत की सेना वहां पहुंची तो सड़कें नहीं होने के कारण सामान आगे ले जाने के लिए स्थानीय लोगों के म्यूल्स और यॉक किराए पर लिए। चुशूल की एयर स्ट्रिप, यहां से आगे सामान को कैसे लेके जाते, उसके लिए म्यूल्स और यॉक किराए पर लिए। अब जिनके म्यूल्स यॉक किराए पर लिए उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनकी निष्ठा पहले ही चीनी खरीद चुके थे और ये लोग अब भारतीय फौज की लोकेशन की सही जानकारी चीनियों तक पहुंचा रहे थे। सुबह 4:55 पर फिर से चीनियों का हमला होता है। अब की बार लगभग 400 की संख्या में वे प्लाटून नंबर 7 और प्लाटून नंबर 8 पर अटैक करते हैं अलग। मेजर शैतान सिंह का आदेश था कि एक एक गोली कीमती है, गिनती की गोलियां हैं, लिहाजा जब तक दुश्मन हमारे हथियारों की रेंज में ना आ जाए फायर नहीं करना। जैसे ही चीनी निकट पहुंचे दोनों प्लाटून के जवानों ने पूरी ताकत से दुश्मन को उत्तर दिया। बहुत सारे चीनी मारे गए थे, हमला नाकाम कर दिया गया, पर लड़ाई तेज होती जा रही थी। पीछे से और दुश्मन आ रहा था। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मेजर शैतान सिंह ने रेडियो पर संदेश दिया। उन्होंने कहा, मुझे आप सब पर गर्व है, सारे देश को आप पर गर्व है। हम सबको भारत माता के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ना है। सुबह 6 बजे चौथा हमला होता है। मेजर शैतान सिंह के जवान इसे नाकाम कर देते हैं। 6:30 बजे 5वां हमला हुआ। इस बार चीनी बहुत बड़ी संख्या में आए थे। नायक गुलाब सिंह और लांस नायक सिंहराम सहित प्लाटून नंबर 7 के कई बहादुर जवान शहीद हो गए थे। शहीद होने से पहले लांस नायक सिंहराम ने राइफल की गोलियां खत्म होने पर कई चीनियों को तो गर्दन से पकड़कर उनके सिर एक दूसरे से टकरा कर ही मार दिया था। 6 फुट 2 इंच लंबे चौड़े बहादुर सैनिक थे सिंहराम। बड़े अच्छे पहलवान और मुक्केबाज भी थे। हरियाणा में रिवाड़ी के निकट दवाना गांव के रहने वाले थे और इनके छोटे भाई राम कुमार भी इसी कंपनी में वहां तैनात थे। फर्क इतना था कि सिंहराम प्लाटून नंबर 7 में थे, राम कुमार प्लाटून नंबर 9 में। दोनों भाई शहीद हुए। जवानों की संख्या घटती जा रही थी।
मैदान छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। मेडिकल असिस्टेंट महेंद्र सिंह दैया असाधारण हिम्मत और हौसले का परिचय देते हैं। बम गोलों की वर्षा के बीच भाग भाग कर सभी जवानों के पास जा रहे हैं। जहां जो घायल हैं उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, बहते लहू को रोकने के लिए पट्टियां बांध रहे हैं। जवानों का इम्यूनिशन खत्म हो गया था। उन्होंने अपनी राइफलों पर संगीनें चढ़ा ली और दुश्मन पर टूट पड़े। अंत तक बहादुरी से लड़ते लड़ते प्लाटून नंबर 7 और 8 के सभी जवान शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह के हाथ और कंधे में गोलियां लगी। वे अपना बंकर छोड़कर प्लाटून नंबर 9 के जवानों के साथ मिलकर अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अभी 400 गज ही गए थे कि चीनी एमएमजी का पूरा बस्ट उनके पेट में लगता है। मेजर शैतान सिंह मॉर्टली इंजर्ड हो चुके थे। आंतें निकलकर बाहर आ गई थी। वे जानते थे कि अब उनका जीवन कुछ पल का ही मेहमान था। उन्होंने कंपनी हवलदार मेजर हरफूल सिंह, सिपाही रामचंद्र और मामचंद को आदेश दिया कि मुझे छोड़कर तुरंत बटालियन हेडक्वार्टर पर पीछे चले जाओ। वहां बताओ कि चार्ली कंपनी किस बहादुरी से लड़ी है। अपने कमांडर को उस हाल में छोड़कर जाना उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन मेजर शैतान सिंह के आदेश पर भीगी आंखों और भारी मन से उन्होंने आखिरी बार मेजर शैतान सिंह को सैल्यूट किया और वहां से चल दिए। 9th प्लाटून के जवानों ने भी नायब सूबेदार रामचंद्र के नेतृत्व में अदम्य साहस का परिचय दिया था। वे आखिरी गोली खत्म होने तक लड़े थे। नायब सूबेदार रामचंद्र गंभीर रूप से घायल होने पर चीनियों द्वारा पकड़ लिए गए। सिपाही रामचंद्र जब बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने कहानी बताई, किसी को उन पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें झूठा मानकर कोर्ट मार्शल करने की धमकी दी गई। असल में वीरता और बलिदान की यह ऐसी अनूठी कहानी थी जिस पर विश्वास करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगले साल फरवरी के शुरू में एक लद्दाखी गडरिया वहां गया। उसे बहुत सारी लाशें मिली। गडरिया ने सेना को इसकी जानकारी दी। जब ब्रिगेडियर टीएन रैना भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों और रेड क्रॉस की एक टीम के साथ रेजांगला पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। मेजर शैतान सिंह उसी चट्टान के साथ यूं ही बैठे मिले जिस तरह उनको छोड़कर गए थे। बाकी सभी सैनिकों के शरीरों में भी दर्जनों दर्जनों गोलियों के निशान थे और गोलियां पीठ पर नहीं, छाती पर लगी थी। उन्होंने मरते समय भी हाथों में राइफल कसके पकड़ी हुई थी और अब भी ज्यों की त्यों थी। ऐसा लगता था मानो दुश्मन का सामना करने के लिए अब भी तैयार खड़े थे। मेडिकल असिस्टेंट महेंद्र सिंह दैया एक हाथ में अब भी मॉर्फिन से भरा हुआ सिरिंज और दूसरे हाथ में पट्टी थी, जो इस बात का प्रमाण था कि अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य के पालन में लगे थे। मेजर शैतान सिंह के शव को विशेष विमान से जोधपुर ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अतिरिक्त 96 और सैनिकों के शव मिले थे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार वहीं किया गया। सामूहिक चिता को मुखाग्नि दी थी ब्रिगेडियर रैना ने। रेजांगला में दिखाई उस असाधारण वीरता और बलिदान के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तीनों प्लाटून कमांडरों नायब सूबेदार सुरजाराम, हरिराम और रामचंद्र को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके अतिरिक्त नायक गुलाब सिंह, राम कुमार, हुकुमचंद और लांस नायक सिंघराम और मेडिकल असिस्टेंट महेंद्र सिंह दैया को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनके अलावा 4 और को सेना मेडल मिले थे। आज रेजांगला में उन बलिदानियों का स्मारक है। दोस्तों, ऐसा ही एक स्मारक हरियाणा के रेवाड़ी में भी है, क्योंकि चार्ली कंपनी के अधिकतर जवान रेवाड़ी के आसपास के गांव के रहने वाले थे। पिछले दिनों हम रेवाड़ी गए, वो स्मारक देखा, पर थोड़ी सी निराशा भी हुई, क्योंकि इसकी देखरेख अच्छे से नहीं हो रही है और वहां घूमने वाले लोगों में भी उस गौरवमयी इतिहास को जानने में जैसे कोई विशेष रुचि नहीं है।
हम वीर चक्र विजेता शहीद लांस नायक सिंहराम के गांव धवाना भी गए, उनके पुत्र पृथ्वीराज से बात की जो खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। आपको भी सुनाते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। आपके भाई भी फौज में रहे, उन भाइयों के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बाद में जब भाई 18-20 साल का हुआ, कृष्ण कुमार, वो 1-2 पर गया गुड़गांव में, निकाला कि भाई ये कमी है, बाद में फिर कहा उसने, और भाई वो 13 कुमाऊं में भर्ती कर लिया है। जिस 13 कुमाऊं में सिंहराम जी थे, उसी 13 कुमाऊं में उनके बेटे कृष्ण कुमार वो भी भर्ती हुए इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, वो भी सेना में गए। और उनके बाद सतबीर उनसे छोटे वो 9th में पढ़ता भाई, बड़ा भाई निकाल उसको रानीखेत घालिया। अच्छा। भाई नहीं पढ़ा तो चल भर्ती हो ले तू भी। तो उसको वहाँ छोड़ा, तो वो 1-1.5 महीने में भर्ती हो गया। वो 4 कुमाऊं में भर्ती हो गया। तो एक बेटे सिंहराम जी के कृष्ण कुमार, वो उन्हीं की जिस बटालियन में वो थे 13 कुमाऊं, उसी में भर्ती हुए बाद में। और उनसे छोटे सतबीर, वो उसी रेजिमेंट में, कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन में भर्ती हुए, उसमें सेवाएं दी उन्होंने। 3रा नंबर पर धर्मवीर 79 में मैट्रिक करने के बाद में वो भी के नाम से सिंगलन कोर में चला गया। जी। हाँ, नहीं झगड़ो कुछ नहीं था उसका, शांत स्वभाव का, चाहे उसे कोई कांकरी मार जाए कभी नीचे ना कर बैठा रहा करता। तो सारे बदले चीन वालों से लिए थे। सारे बदले चीन वालों से लिया, और क्या करेगी, वो गुस्सा तो कहीं काटेगी। तो और बताएं आप कोई ऐसी बात, विशेष बात जो आपने सुनी हो। ये कबड्डी खेलते थोड़ा गुस्सा करता था, ठीक है जिताता है टीम को, लेकिन थोड़ा सा महसूस भी करता है भाई। उनके वर्दी या कोई और सामान अभी है आपके पास? अब कोई नहीं, वर्दी कुछ कोई नहीं, सिर्फ तौलिया 1-2 माँ के पास था। अच्छा। तो आपसे भाई साहब बात करके बहुत अच्छा लगा, और बड़ा मन था जब पढ़ा उनके बारे में मैंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के अमर बलिदानियों की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।